नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक FST 001 के खंड 1 से खंड 3 तक की 10 इकाइयों को हम सब ने 15 एपिसोडों में सुना और लेक्चर के माध्यम से स्टडी किया। अब आगे खंड 3 में दी गई इकाई 11 के आगे की स्टडी को करते हैं। तो इकाई 11 सौर मंडल 11.1 इकाई 10 में हमने ब्रह्मांड की खोज करने के लिए खगोल विज्ञान के कुछ आधुनिक तरीकों के बारे में बताया। आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों के विकास के बारे में कुछ सिद्धांत भी पढ़े, जिनके द्वारा हम इन खोजों से मिली जानकारी को समझ सकते हैं। इकाई 10 को पढ़ते हुए आपने यह महसूस किया होगा कि ब्रह्मांड से संबंधित हमारी जानकारी काफ़ी अधूरी है। वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में मिली हर नई जानकारी से बहुत से नए प्रश्न उठ खड़े होते हैं। फिर भी इस विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है सौर मंडल, जिसे हम कुछ हद तक बेहतर ढंग से जानते हैं। इस इकाई में आप सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर परिवार से संबंधित नवीनतम जानकारी क्या है, उसके सदस्यों की क्या खास विशेषताएं हैं और सौर परिवार का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी बातों को आप समझ सकेंगे। सौर परिवार में अन्य ग्रहों की तुलना में हम पृथ्वी और उसके उपग्रह चंद्रमा के बारे में जानते हैं, इसलिए इन दोनों का हम अधिक विस्तार से वर्णन करेंगे। ग्रहों की गति के बारे में हम अपने पूर्वजों से कहीं ज़्यादा जानते हैं। फिर भी आमतौर पर लोग अपने दैनिक जीवन में ग्रहों के प्रभावों से जुड़ी बहुत सी गलत धारणाएं रखते हैं। हम संक्षेप में विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों है और यह बताना चाहेंगे कि ऐसी धारणाओं का कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं होता। इस इकाई के साथ हम ब्रह्मांड की चर्चा समाप्त करेंगे। इकाई 12 में आप पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। यह विवरण ब्रह्मांड की कहानी जितना ही रोचक और आकर्षक है। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों की यानी सूर्य, ग्रह, उनके उपग्रह, ग्रहिकाओं और पुच्छल तारों की कुछ प्रमुख विशेषताएं बता सकेंगे। आप यह भी समझा सकेंगे कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति और प्रारंभिक अवस्था का वर्णन कर सकेंगे और मानव जीवन पर ग्रहों की गति के प्रभाव से उत्पन्न मिथकों और भ्रांतियों का विश्लेषण भी कर सकेंगे। 11.2 सौर मंडल एक सर्वेक्षण। रात में आप आकाश में बहुत से तारे देखते हैं, परंतु दिन में एक ही तारा दिखाई देता है और वह है सूर्य। ऐसा इसलिए नहीं है कि सूर्य कोई अनोखा तारा है, बल्कि इसलिए है कि वह हमारे सबसे निकट है। दूर के अन्य तारों की रोशनी इतनी कम होती है कि वे दिन में सूर्य के प्रकाश में दिख ही नहीं सकते। सूर्य का यह वैभव देखकर ही प्राचीन सभ्यताएं उसको ब्रह्मांड के मुखिया का दर्जा देती हैं। वास्तव में वह केवल अपने परिवार का मुखिया है, जिसे हम सौर मंडल या सौर परिवार के नाम से जानते हैं। इस परिवार में पृथ्वी सहित 9 ग्रह, उनके उपग्रह, ग्रहिकाएं और पुच्छल तारे हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से यदि हम 9 ग्रहों को रखें तो वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। बुध और शुक्र के अलावा सभी ग्रहों के चारों ओर छोटे छोटे उपग्रह घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर बड़ी संख्या में ग्रहिकाएं और पुच्छल तारे भी घूमते हैं। ये सब मिलकर सौर मंडल या सौर परिवार कहलाते हैं। सभी ग्रह और ग्रहिकाएं और कुछ पुच्छल तारे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। वे लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर आप गत्ते के एक टुकड़े पर ग्रहों की कक्षाओं की तस्वीर खींचकर सौर परिवार का एक नमूना बनाएं तो वह काफ़ी सही होगा। इस नमूने का एक ही अपवाद है यम की कक्षा, जो कि सौर परिवार के सामान्य तल से लगभग 17 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सौर परिवार के उत्तरी दिशा को निर्धारित करता है। सौर परिवार की उत्तरी दिशा से अगर हम सौर परिवार को देखें तो हमें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। ग्रहों और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही
ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए तो सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं की स्पर्श रेखाओं की दिशा में निकल जाएंगे। शुक्र और अरुण के अलावा सभी ग्रह अपने अपने अक्षों पर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। इसलिए पृथ्वी के समान इन सभी ग्रहों पर सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। शुक्र और अरुण अपने अक्षों पर दक्षिणवर्त दिशा में घूमते हैं, इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है। अरुण के अलावा सभी ग्रहों के अक्ष उनकी कक्षाओं के लगभग लंबवत हैं। अरुण का कक्ष उसकी कक्षा के तल में ही है, मानो अरुण उलट गया हो। सूर्य सौर परिवार का प्रमुख सदस्य है। उसका द्रव्यमान 2 × 10⁻³ ग्राम है। यह मान सौर परिवार के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग 99.87% है। 9 ग्रहों में बृहस्पति और शनि सबसे बड़े हैं और उनका द्रव्यमान सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 92% है। सूर्य की तरह ग्रह अपनी रोशनी स्वयं नहीं पैदा करते, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देते हैं और इसी कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी ग्रह से परावर्तित होने वाली सूर्य की रोशनी का इस बात से सीधा संबंध है कि उस ग्रह का वायुमंडल कितना है और किन तत्वों से मिलकर बना है। वे ग्रह या उपग्रह जिन पर वायुमंडल नहीं होता, जैसे बुध और चंद्रमा, कम रोशनी परावर्तित करते हैं। चंद्रमा की रोशनी हमें इसलिए ज़्यादा मालूम होती है क्योंकि वह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सौर परिवार के 4 आंतरिक ग्रह हैं और ये सभी पृथ्वी जैसे ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम बाहरी ग्रह हैं जो बृहस्पति जैसे ग्रह माने जाते हैं। इन आंतरिक और बाहरी ग्रहों के गुणों में स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। आंतरिक ग्रह सामान्य धातुओं और चट्टानों से बने हैं और इनका औसत घनत्व 4 से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ग्रहिकाओं की संरचना भी आंतरिक ग्रहों के समान है। दूसरी ओर बाहरी ग्रह अधिकतर गैस और बर्फ के बने हैं और उनका घनत्व 1 से 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 11.3 सूर्य एक आदर्श तारा। हमारी दृष्टि से सूर्य सबसे महत्वपूर्ण तारा है। यही एकमात्र तारा है जो इतना निकट है कि उसका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। सूर्य का वैभव कुछ तो उसके बड़े आकार के कारण है। उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें 10 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग 2 × 10⁻³ ग्राम है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 लाख गुना है। सूर्य का औसत घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यद्यपि हमें सूर्य स्थिर दिखाई देता है, पर ऐसा है नहीं। सूर्य 25 दिन में एक बार अपने अक्ष पर घूमता है। समय समय पर सूर्य की सतह पर काले धब्बों के समूह दिखाई देते हैं। ये काले धब्बे सूर्य कलंक कहलाते हैं। इनकी गति से हमने जाना है कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। इस तथ्य को सबसे पहले गैलीलियो ने पहचाना था। वास्तव में सूर्य कलंक सूर्य की सतह पर वे क्षेत्र हैं जिनमें पाई जाने वाली गैस आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर होती है। सूर्य कलंकों की संख्या हर 11 साल में बढ़ती और घटती है। एक लंबे अरसे के दौरान कुछ अंतरालों में सूर्य कलंकों की संख्या कम होती है और कुछ अंतरालों में बहुत अधिक होती है। सूर्य की सतहें। सूर्य कई सतहों से मिलकर बना है। सूर्य के जिस सतह को हम देख पाते हैं उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। यह वह सतह है जो सूर्य की काया को उसके वायुमंडल से अलग करती है। जब हम सूर्य के व्यास की बात करते हैं तो दरअसल वह प्रकाश मंडल का व्यास होता है। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की आंतरिक सतह को कोर कहते हैं। यहाँ सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोर और प्रकाश मंडल के बीच अन्य कई सतहें होती हैं जिनका विवरण हम यहाँ नहीं देंगे। सूर्य की काया के समान सूर्य के वायुमंडल में भी कई सतहें हैं। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह को प्रभामंडल कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सामान्यतः
प्रकाश मंडल की चमक के कारण प्रभा मंडल को देखा नहीं जा सकता, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान यह पूरा दिखाई पड़ता है और तब यह बहुत शानदार दिखता है। प्रभामंडल पृथ्वी की कक्षा और उसके परे तक भी फैला हुआ है। सौर पवन और सौर प्रज्वाल सूर्य के वायुमंडल से निरंतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की धाराएं निकलती रहती हैं और पूरे सौर मंडल में फैल जाती हैं। आवेश युक्त कणों की इन तेजी से बहती धाराओं को सौर पवन कहते हैं। सौर पवन के रूप में सूर्य के वायुमंडल से प्रति सेकंड लगभग 10 लाख टन पदार्थ बाहर की ओर बह जाता है। ये आवेश युक्त कण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ स्थित परमाणुओं से प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रतिक्रिया के दौरान उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का पूरा आकाश आलोकित हो उठता है। प्रकृति में प्रकाश का यह दर्शन बहुत ही सुंदर लगता है। सूर्य की सतह और वायुमंडल पर होने वाली सबसे अधिक सक्रिय गतिविधि को सौर प्रज्वाल सोलर फ्लेयर कहते हैं, जो सूर्य कलंक के आसपास वाले क्षेत्रों में होती है। इस प्रक्रिया में बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की सतह की चमक अचानक बढ़ जाती है और साथ ही प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्सरे जैसी तरंगों और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे सौर पदार्थों के रूप में ऊर्जा का बाहर की ओर प्रवाह होता है। सूर्य हमारा सबसे निकटवर्ती तारा है। हम इसका अध्ययन काफ़ी बारीकी से कर रहे हैं। हमने यहाँ सूर्य की संरचना और उसमें हो रही कुछ गतिविधियों का भी चित्रण किया है। सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में पढ़ने से पहले आपको इस लेक्चर में दिए गए कुछ बोध प्रश्न, जैसे कि किस प्रेक्षण से पता चलता है कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, सूर्य पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों का आभास किन घटनाओं से मिलता है, इत्यादि बोध प्रश्नों पर आप अपना आंसर तैयार कर सकते हैं, अपनी आंसर शीट और नोट शीट बना सकते हैं। 11.4 ग्रह, ग्रहिकाएं और पुच्छल तारे। इस भाग में आप ग्रहों और उनके उपग्रहों, ग्रहिकाओं, पुच्छल तारों के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा का वर्णन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगले भाग में उनका विस्तृत विवरण देंगे। एक तालिका बनाकर आप अंतरिक्ष यानों की सूची बना सकते हैं और वो किन किन ग्रहों पर गए हैं, किन किन ग्रहों पर भेजे गए हैं, ऐसी एक सूची अगर बना लें तो आपको एग्ज़ाम के माध्यम से काफ़ी सुविधा मिलेगी। इन यानों से हमें ग्रहों के तापमान, वायुमंडल और इनकी सतह की विशेषताओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। यदि आप और विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानना चाहें तो आपको इसकी तालिका बिल्कुल बना ही लेनी चाहिए। ऐसे ग्रहों की सूची जिन तक यान गए हैं तो उनमें आप नाम लिख सकते हैं जहाँ जहाँ यान हमारे गए हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, शनि का उपग्रह टाइटन। अब कौन कौन से यान गए हैं तो अंतरिक्ष यान की सूची जब बनाएंगे तो बुध पे मरीनर गया है, शुक्र पर वेनेरा, मैरिनर, पाइनियर, वीनस, मिशन गए हैं, मंगल पर मैरिनर, वाइकिंग, मार्स गए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, शनि का उपग्रह टाइटन, इन पर वाइजर और पाइनियर गए हैं। तो इस प्रकार से जब आप सूची बना लेते हैं तो आपको याद रखने में काफ़ी सहूलियत होगी कि सबसे पहले तो किन किन ग्रहों पर यान गए हैं और दूसरी कि कौन कौन से यान किन किन ग्रहों पर गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 11.4.1 बुध, दुर्ग्राह्य ग्रह। बुध जो सूर्य के सबसे निकट है, काफ़ी समय तक हमारे लिए एक रहस्यमय ग्रह बना रहा। सूर्य के प्रकाश की प्रखरता के कारण इसे साफ देख पाना बहुत कठिन है। हालांकि आजकल इस्तेमाल हो रही बड़ी से बड़ी दूरबीन से देखने पर भी बुध उतना साफ नहीं दिखता जितना कि चंद्रमा बिना दूरबीन के दिख जाता है। बुध की सतह के चित्रों को देखने से पता चलता है कि वहाँ गड्ढे और सिलवटें हैं जिनके बीच में विशाल समतल मैदान है। बुध पर वायुमंडल नहीं है। इस ग्रह की एक सतह का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध की सूर्य के विपरीत वाली अंधेरी सतह का तापमान -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। 11.4.2 शुक्र, बादलों से घिरा ग्रह। 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित शुक्र हमारा निकटतम पड़ोसी ग्रह है। उसकी सतह पर बहुत घने पीले सफ़ेद रंग के बादल हैं
जो सतह से 80 किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। इस कारण हम उसके सतह को नहीं देख पाते। सूर्य और चंद्रमा के बाद सूर्य आकाश में तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। यह चमकीला इसलिए दिखता है क्योंकि एक तो यह पृथ्वी के निकट है और दूसरा उस पर स्थित सफेद बादल उस पर गिरने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 76% हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। कभी कभी तो शुक्र इतना चमकीला दिखता है कि यदि पृथ्वी का अगर वह सायंकालीन ग्रह हो, यदि वह प्रातःकालीन ग्रह हो तो सूर्य उदय होने से लगभग 3 घंटे पहले हमें वो दिख सकता है। जैसा कि आपने इकाई 9 में पढ़ा है कि चंद्रमा की तरह शुक्र की भी कलाएं होती है। यदि शुक्र की सभी कलाएं देखनी हो तो इसके लिए लगभग 20 महीने लगेंगे। अंतरिक्षीय यानों की खोज से यह पता चलता है कि शुक्र की सतह का तापमान लगभग 480 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बहुत अधिक है। शुक्र का वायुमंडल 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है। वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल भी हैं, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का कुछ अंश मिला हुआ है। वायुमंडल में पानी की भाप, नाइट्रोजन, ऑर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की बहुत बड़ी मात्रा उपस्थित है। वहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 9 गुना ज़्यादा है। उबलती गर्मी और अत्यधिक दबाव वाली विषैली गैसों से भरा शुक्र ग्रह नरक जैसा मालूम होता है। शुक्र पर कोई भी प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। शुक्र की सतह पर इतना अधिक तापमान जिस प्रक्रिया के कारण होता है उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश उसके बादलों और वायुमंडल से गुजरकर उसकी सतह तक पहुंचता है तो सतह का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर सतह से अवरक्त विकिरणें निकलती हैं। शुक्र के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अवरक्त विकिरणों को वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने देता। इस तरह काफी मात्रा में सूर्य की गर्मी शुक्र की वायुमंडल में कैद हो जाती है। बहुत थोड़ी ऊष्मा ही बाहर निकलती है। फलस्वरूप शुक्र की सतह का तापमान और बढ़ जाता है। अब जबकि बादलों से घिरे इस ग्रह के अनेक रहस्यों का पता लगा लिया गया है, तब शुक्र को मानव के रहने योग्य ग्रह बनाने के लिए बहुत से कल्पनाशील विचार रखे गए हैं। इनमें से एक विचार यह है कि वहाँ छोटे छोटे जीव छोड़े जाएं जो उस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपभोग करके ऑक्सीजन गैस छोड़ें। जैसे जैसे समय बीतेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने पर ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाएगा। इससे शुक्र ग्रह की सतह का तापमान कम हो जाएगा। तब पानी की भाप ठंडी होकर बारिश के रूप में गिरेगी, जिससे ऊष्मा को कैद करने वाले बादल छट जाएंगे। इस तरह से जब शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और उसका तापमान कम हो जाएगा तो वहाँ कई प्रकार के प्राणी जीवित रह सकेंगे। शायद कभी वहाँ मनुष्य भी आकर रह सकें। यह बात आज भले ही हमें एक स्वप्न लगे, किंतु इस विचार में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि भविष्य में यह वास्तविकता भी बन सकती है। इसके ध्रुवों पर बर्फ की परतें हैं, इसके वायुमंडल में सफेद बादल तैरते हैं और धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं। इसकी लाल सतह पर मौसम के साथ साथ बदलने वाले अनेक पैटर्न बनते बिगड़ते रहते हैं। इसकी सतह पर विशाल क्षेत्र है जिन्हें माड़िया समुद्र कहा जाता है। मंगल पर भी एक दिन की अवधि 24 घंटे ही होती है। वहाँ गर्मी और जाड़े का मौसम भी होता है, जिनमें से प्रत्येक की अवधि पृथ्वी के समान ही लगभग 6 महीने की होती है। लेकिन इस ग्रह के सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण वहाँ की गर्मी और जाड़ा पृथ्वी की गर्मी और जाड़े के मुकाबले बहुत अधिक तीव्र होता है। यह विचार काफ़ी आकर्षक है कि मंगल पर जीवन उपस्थित है। 1877 में इटली के खगोल वैज्ञानिक सियापेरेली ने मंगल के चमकदार क्षेत्रों में आड़ी रेखाओं का एक सघन जाल देखा था। उन्होंने उसका नाम केनाली रखा था। इटली भाषा में केनाली शब्द का अर्थ खांचे या नालियां है, परंतु अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का अनुवाद किया गया केनाल यानी नहर। तभी से लोग यह सोचते हैं कि
कि इन नहरों को किसने बनाया और कैसे बनाया। क्या मंगल ग्रह पर जीवित प्राणी रहते हैं? अब मंगल के चारों ओर कई कृत्रिम उपग्रह भेजे जा चुके हैं। उसकी सतह पर 2 स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित भी की जा चुकी हैं। पूरे ग्रह का नक्शा अच्छी तरह समझा जा चुका है। मंगल की सतह पर 5 किलोमीटर से लेकर 121 किलोमीटर व्यास वाले कई आकारों के गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों के गिरने से बने हैं। मंगल पर विशाल ज्वालामुखी भी है। वहाँ का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स या ओलंपस पर्वत एवरेस्ट पर्वत से लगभग 3 गुना ऊंचा है, पर अब वह सक्रिय नहीं है। मंगल की सतह पर गहरे कटक और बड़ी बड़ी घाटियां भी हैं। तस्वीरों में द्वीप भी दिखाई पड़ते हैं जो उन जगहों पर बन गए हैं जहां कभी गड्ढों के किनारे से पानी बहा होगा। वहां नदी के तल भी दिखते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से सूखे पड़े हैं। मंगल की सतह की इन विशेषताओं से पता चलता है कि अतीत में यहाँ वायुमंडल और महासागर दोनों ही रहे होंगे। अमेरिका द्वारा भेजे गए वाइकिंग अंतरिक्षयानों को इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि उस ग्रह पर कभी पानी बहता था और वहाँ का वायुमंडल अब के वायुमंडल से कहीं अधिक घना था। मंगल की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी जैसे ही प्रमुख रूप से सिलिकेट्स से बनी हुई है, लेकिन वहाँ की मिट्टी का लगभग 16% भाग लोहे के ऑक्साइड से बना है, जिसके कारण सतह का रंग लाल है। मंगल पर वायुमंडलीय दबाव काफ़ी कम है। यह समुद्र तल की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव के बराबर है, यानी मंगल का वायुमंडल बहुत कम है। यह 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। शेष भाग नाइट्रोजन, ऑर्गन और पानी की वाष्प की थोड़ी सी मात्रा से मिलकर बना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन गैसें भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाई गई हैं। यद्यपि मंगल के वायुमंडल में बर्फ के बादल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लाल रंग की धूल है, फिर भी यह सब इतनी मात्रा में नहीं है कि सूर्य की ऊष्मा को कैद कर सके। इसलिए मंगल एक बहुत ठंडा ग्रह है। उसकी सतह का तापमान दिन में उसकी भूमध्य रेखा के आसपास 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है, लेकिन रात में वह -84 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाती है। मंगल के वर्तमान परिस्थितियाँ ठंड, अत्यधिक शुष्कता, तीव्र पराबैंगनी प्रकाश और थोड़ी ऑक्सीजन जीवन के परिचित रूपों के लिए प्रतिकूल है। मंगल पर वाइकिंग यानों द्वारा किए गए प्रेक्षणों में जीवन का कोई चिन्ह नहीं मिला। मंगल के 2 उपग्रह हैं, उनके नाम हैं फोबोस और डीमोस। फोबोस, जिसका व्यास लगभग 27 किलोमीटर है और मंगल से 9300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 14 किलोमीटर व्यास वाला डीमोस और भी छोटा है और मंगल की सतह से 24,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंगल और उसके उपग्रहों के बारे में निकट भविष्य में और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है, जब सोवियत यूनियन के अंतरिक्षयान वहां भेजे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही 11.4.3 तक की जानकारी। अब आगे 11.4.4 ग्रहिका पट्टी सौर मंडल का मलबा हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। और इस एपिसोड को जो आपने सुना, इसकी पूरी लेक्चर को ध्यान से सुना, तो आप अब ये सुन करके इससे जुड़े हुए बोध प्रश्नों को तैयार करें, जैसे कि शुक्र, बुध और मंगल के मुकाबले में इतना ज़्यादा प्रकाश क्यों परावर्तित करता है? मंगल की वे कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण वह पृथ्वी जैसा देखने में लगता है? ग्रहिकाओं को सौरमंडल का मलबा क्यों कहते हैं? उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है? इन सारी चीज़ों का स्टडी आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का नोटशीट बना सकते हैं जो आपको अगले सेशन के एग्ज़ाम में काम आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस सीरीज के सभी वीडियो आपके पास समय से और सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।